ये हमने कर लिया था ना लास्ट क्लास में। सर अगेन ये भी एक पास पेपर्स का क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में। ये हमने नहीं किया था ना अभी तक। करें इसको शुरू। अच्छा देखो यार, ये और इससे पहले वाला एक क्वेश्चन जो हमने किया था, ये वाला, ठीक है जी, क्वालिटी वर्क्स, ठीक है जी, और ये दोनों लगभग एक ही जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। एक थोड़ा करीब आया है 15 मार्क्स का, और एक जो है वो थोड़ा दूर आया, ये आया कुछ 2008 दिसंबर में, ठीक है, 2008-2010 दिसंबर में शायद आई, 2010 दिसंबर में आया शायद, ठीक है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है जी। ये है विंटर 2010 का क्वेश्चन नंबर 2। चलो बच्चे ने कंफर्म भी कर दिया। आए जरा सर इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में मतलब एग्जामिनर ने 2 सालों का डाटा पूछा और 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है जी। एक कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट के 2 साल का पीरियड है, एक कॉन्ट्रैक्ट का कवरेज पीरियड 1 साल का, ठीक है जी। इसमें है आप दोनों को अलग अलग ट्रीट करना है, और ये चीज याद रखना कि जितने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको आपने अलग अलग लेके चलना है, ठीक है जी, क्योंकि दोनों का स्टेज ऑफ कंप्लीशन सारी चीजें बिल्कुल सेपरेट है, ठीक है। आए जरा देखते हैं। जनाब ये कह रहा है मॉडर्न कंस्ट्रक्शन लिमिटेड वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 जुलाई 2008, ठीक है। इससे पहले ये कंपनी नहीं थी, 2008 जुलाई में स्टार्ट हो रही है कंपनी। इट हैड एंटर्ड इनटू 2 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स अप टू 30 जून 2010। बताओ उसको स्टार्ट हुए कितने साल हो चुके? 2 साल हो चुके हैं इस कंपनी को बने हुए, और वो कह रहे हैं 2 सालों में इस कंपनी ने सिर्फ 2 ही कॉन्ट्रैक्ट शुरू किए, ठीक है जी। एंड देयर प्रोग्रेस इज एज अंडर। कॉन्ट्रैक्ट की स्टार्ट डेट दी हुई, कॉन्ट्रैक्ट ए शुरू हुआ है 1 जनवरी 2009 में। इसका मतलब ये कि सर इस कंपनी ने शुरू के 6 महीने 1 जुलाई 2008 से लेके 31 दिसंबर 2008 तक कोई काम नहीं किया। इसको पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला ही कब? 1 जनवरी 2009 को, ठीक है जी। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट ए को 1.5 साल हो चुका है चलते। डन, ऐसा है। यानी सर इस कंपनी ने काम स्टार्ट किया 1 जुलाई 2008 को, इसको पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला 1 जनवरी 2009 को। आज हम मौजूद हैं कब? 30 जून 2010 पे। तो मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट ए को कितना टाइम पीरियड हो चुका है? सर कॉन्ट्रैक्ट ए को 1.5 साल हो चुके हैं मेरे बच्चों, ठीक है जी। इस 1.5 साल में इफेक्टिवली जो हमारे फाइनेंशियल ईयर आए, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड आता है वो आता है 30 जून 2009 भी आया और 30 जून 2010 भी आया। यानी कॉन्ट्रैक्ट ए हमारे पास 2 सालों में रिपोर्ट हुआ है, ठीक है जी। सर आपको कैसे पता चला जून हमारा ईयर एंड है? नीचे वो बता रहा है कि 30 जून 2010 पे आपने IAS 11 यानी IFRS 15 के हिसाब से आपने जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्सट्रैक्ट बनाने। डन। तो इसका मतलब है जून, अच्छा उसमें ये भी इसने लिखा है जनाब अप्रोप्रिएट एक्सट्रैक्ट्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड इनकम स्टेटमेंट एंड रेलेवेंट नोट्स टू द अकाउंट्स, ठीक है जी, इन अकॉर्डेंस विद IAS 11। अब ये IAS 11 नहीं रहा, अभी IFRS 15 बन चुका है, लेकिन अगेन हमने इफेक्टिवली 2 सालों की अकाउंटिंग करनी। डन। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है तो 2 सालों में रिपोर्ट होगा, पहले साल 6 महीने और दूसरे साल में पूरे 12 महीने मेरे बच्चों। फिर अच्छा जी, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ जनाब वर्क सर्टिफाइड एंड बिल्ड, फिर लिख रहा है वर्क सर्टिफाइड एंड बिल्ड, फिर लिख रहा है जनाब वर्क कंप्लीटेड बट नॉट सर्टिफाइड, ठीक है। ये दी हुई है स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स की, ठीक है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कब शुरू हुआ? 1 सितंबर 2009 को, यानी कि यहां पे शुरू हुआ 1 सितंबर 2009 को। यानी सर इसको अभी स्टार्ट हुए हुए कितने मंथ्स हो चुके हैं? 9 मंथ्स हो चुके हैं। क्या ये लास्ट ईयर मेरे पास मौजूद था? शाजी आप सही आ रहे बेटा जी? क्या ये लास्ट ईयर हमारे पास मौजूद था? नहीं, ये हमारे पास सिर्फ इस साल रिपोर्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट ए कितने सालों में रिपोर्ट होगा? 2 सालों में। कॉन्ट्रैक्ट बी सिर्फ 1 साल में आएगा। डन, यानी सेकंड ईयर में आएगा। चलो जी, फिर सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट दी हुई है, ये सारे खर्चों की बात हो रही है, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर नीचे वो कह रहा है जनाब द कंपनी रिकॉग्नाइजेज कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड एक्सपेंस यूजिंग स्टेज परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। अब मैं यहाँ ज्यूम कर रहा हूं
कि इस कंपनी ने ओवर द पीरियड रेवेन्यू बुक करने का क्राइटेरिया मीट कर लिया होगा। क्योंकि देखो IAS 11 ये कहता था कि जितने भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उस पे अनकंडीशनली स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से रेवेन्यू बुक होगा, ठीक है जी। लेकिन IFRS 15 कहता है नहीं, आप रेवेन्यू बुक कर सकते हो सिर्फ जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए, अनलेस के तीनों में से कोई एक कंडीशन पूरी हो जाए। याद आ रहा है? अच्छा, मैं यहाँ जूम कर रहा हूँ कि उन तीनों में से एक कंडीशन पूरी हो रही है, तो इसका मतलब है आपने रेवेन्यू कैसे बुक करना है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसके वर्ड्स देख लेना, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। इसने ये नहीं कहा परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अब आओ जरा ऊपर, मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट ए 30 जून 2009 पे कितने परसेंट कंप्लीट था? 25%। सर जो मेरे पास, अच्छा, वर्क सर्टिफाइड एंड बिल्ड कंप्लीट, वर्क सर्टिफाइड एंड बिल्ड 80% कंप्लीट हो चुका है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बी में एक पंचायत है, वो कह रहा है जनाब जो वर्क सर्टिफाई हुआ है वो 20% है और वर्क कंप्लीटेड बट नॉट सेटिस्फाइड 5%। तो मुझे बता इसका स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितना लूं मैं? 25 लूं। लेकिन अगर यहाँ लिखा होता कि ये कंपनी अपना रेवेन्यू वर्क सर्टिफाइड के बेसिस पे बुक करती है तो फिर मैं 20% पे रेवेन्यू बुक करता। ऐसा यानी आपने ये पॉलिसी देखनी है कि कंपनी ने वर्क सर्टिफाइड की बेसिस पे रेवेन्यू बुक करना है या वर्क कंप्लीटेड स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है वो कंप्लीशन की बेसिस पे लेके चलनी है। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक सवाल कराया था जिसमें कंपनी रेवेन्यू बुक कर रही थी किस पे? वर्क सर्टिफाइड की बेसिस पे। ये कह रहे हैं भाई वर्क सर्टिफाइड नहीं, हमने किस पे बुक करना है? तो मुझे एक बात बताओ सर, जो कॉन्ट्रैक्ट बी है वो 30 जून 2010 तक कितने परसेंट कंप्लीट हो चुका है? 25% कंप्लीट हो चुका है। दो उसमें से 5% काम ऐसा है जिसको अभी तक हमने ना बिल किया है ना सर्टिफाई हुआ। मसला नहीं है सर, हम उसको रिसीवेबल में बुक कर लेंगे, लेकिन हम स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी दिखाएंगे? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर एग्जामिनर ये कहता कि कंपनी ने अपना रेवेन्यू बुक करना है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो फिर हम कॉन्ट्रैक्ट बी में सिर्फ 20% के हिसाब से रेवेन्यू बुक करते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर कहता है कि जी आपने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन पे जाना है तो फिर आपने 25% पे जाना है। फिर आपने ये नहीं देखना है कि वो सर्टिफाई हुआ या नहीं हुआ। दोनों में से सही पॉलिसी कौन सी है? वर्क कंप्लीटेड पे जाएं या सर्टिफाइड पे जाएं? सर दोनों ही एक्सेप्टेबल है, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। ये डिपेंड करता है कि कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है। डन, चलो जी। फिर वो कह रहा है जनाब 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज पेड एज एडवांस ऑन साइनिंग ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट एंड इज एडजस्टेबल फ्रॉम प्रोग्रेस पेमेंट्स। ठीक है जी, नॉर्मल सवाल 10% एडवांस देगा और फिर वो हर बिल से क्या होगा? एडजस्ट होगा। ठीक है जी। अ प्रोग्रेस बिल इज रेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज सर्टिफाइड बाय द कंसल्टेंट। वो कंसल्टेंट आता है, वो चेक करता है, सर्टिफाई कर देता है। ऑल कस्टमर्स डिडक्ट 5% रिटेंशन मनी फ्रॉम द प्रोग्रेस बिल्स। इसका मतलब है सर मेरे प्रोग्रेस बिल से दो चीजें कटेंगी, एक तो एडवांस कटेगा जो मैंने शुरू में लिया है, और एक हर बिल से 5% का रिटेंशन मनी भी कटेगा। इसका मतलब अगर मैं 100 रुपए का बिल भेजूं कस्टमर को तो कस्टमर उसमें से 10% का एडवांस काट लेगा, 5% क्या काट लेगा? रिटेंशन मनी काट लेगा, बाकी 85 रुपीज वो मुझे भेजेगा। ठीक है जी। अब देखो ये है एक यूनिक पॉइंट, जरा से इसको गौर सुनना। ये कह रहे जनाब रिटेनरशिप फी अमाउंटिंग टू 2 million rupees was paid to the consultant for technical assistance। ये एक स्पेसिफिक कॉस्ट है। ठीक है जी, ये एक स्पेसिफिक कॉस्ट है। कितने कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए? सर ए और बी दोनों के लिए। ठीक है जी। सर कंसल्टेंट को हमने 2 मिलियन पे किए, ठीक है जी, और अंग्रेजी देखें ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब किस साल की बात हो रही है? यानी 2010 की बात हो रही है, 2009 की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब ये खर्चा हुआ कब है? 2010 में हुआ है। 2010 में हमने 2 मिलियन रुपए का खर्चा किया और वो कह रहे हैं 2 मिलियन में जो बेनिफिट लिया ना, कॉन्ट्रैक्ट ए ने लिया कितना? 30%, कॉन्ट्रैक्ट बी ने लिया कितना? रिमेनिंग 70%। ऐसा तो मुझे बताओ सर क्या ये स्पेसिफिक कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में ऐड होनी चाहिए? हाँ, ये जनरल नहीं है, ये जनरल नहीं है। दो कॉन्ट्रैक्ट्स ने इसका बेनिफिट लिया। अगर वो कहता है कि जी हमने एक टेक्निकल असिस्टेंट रखा है जो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पे जो है वो चीजें रिव्यू करता है और उसको हम सैलरी पे करते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं? इग्नोर कर देते। ये चूंकि एक ऐसी कॉस्ट है जो दो कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ स्पेसिफिक है, तो सर हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं दो कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। फिर वो कह रहे हैं रिसर्च फॉर इंप्रूविंग वर्क क्वालिटी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी अमाउंटिंग टू रुपीज 1.9 मिलियन। अब देखो ये एक जनरल कॉस्ट है, ठीक है जी, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को बेनिफिट देती होगी। ठीक है जी, चाहे कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ, जो आगे के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको भी बेनिफिट देगी। रिसर्च हो रही है ना, तो मुझे बताओ क्या इस कॉस्ट को किसी कॉन्ट्रैक्ट को असाइन करना चाहिए? नहीं, ये जनरल एडमिन कॉस्ट में चली जाएगी। डन। The company is required to rectify all the defects during the warranty period of 1 year, and it is estimated that rectification cost would be incurred, yeah, to be incurred
ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड वुड बी 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि वारंटी की कॉस्ट आप फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट में लेके चलेंगे टिल द टाइम कि आप कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट ना कर दें। जिस दिन आप कंप्लीट करोगे उस दिन इसको आप कॉस्ट टू डेट में डाल दो। डन। अच्छा जी, अब बताएं सर, इससे और पिछले वाले सवाल में ऑलमोस्ट सारी चीजें एक ही थी। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं सर, जो वारंटी का हिसाब किताब है ये इफेक्टिवली कंपनी की कॉस्ट है, ये कब इनकर करेगी कंपनी? सर जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हम कंप्लीट करेंगे हम इसका एक्सपेंस बुक कर लेंगे, ठीक है जी। एक्सपेंस हम बुक करेंगे प्रोविजनल बेसिस के ऊपर, फिर हम देखेंगे सर इन रियलिटी इसमें से कितना खर्चा होता है कितना नहीं होता वो बाद में हम देखेंगे, ठीक है जी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के एंड तक हमने इसको क्या करना है, एक्सपेंस आउट करना है। ये एक्सपेंस बुक कब होगा? राइट एट द एंड, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा और आप गुड्स का कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल ट्रांसफर कर रहे होंगे किसके पास? कस्टमर के पास। डन। अच्छा जी, अब मेरे पास कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इधर? 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ऐसा। अब बताएं अगर मैं इसकी अकाउंटिंग शुरू करूं तो मैं दोनों को देख लेता हूं सर। एक की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 800, दूसरे की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 400, ठीक है जी। अगर मैं 2009 देखूं, पहले कॉन्ट्रैक्ट ए को देखूं 2009 कितना कंप्लीट था ये? 25%। बोर्ड पे देखना दोस्त, मैं ले रहा हूं सबसे पहले ओवरऑल प्रॉफिट। मेरे बच्चों मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट ए 2009 में भी आएगा, कॉन्ट्रैक्ट ए 2010 में भी आएगा, इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट बी 2010 में आएगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बी 2009 में नहीं है। खुद करने दे, लंबा हो जाएगा, हैं? खुद करने दो, चलो कर लो। चलो ले लो। क्या कह रहा हूं? नहीं, हसीब ने, मोहित ने, 2 लोगों ने कमेंट किया। चलो कर लो, 5 मिनट रुक रहा हूँ, 10 मिनट रुक रहा हूँ। क्या कह रहे हो? 10 मिनट में तुम लोग एटलीस्ट स्टार्ट तो कर दोगे ना। विंटर 2010। हाँ जी, उसके अंदर क्या?
नहीं नहीं, ओवरऑल प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड करोगे ना, दोनों सालों के निकालना है ना। जी नहीं ना, रिटेनरशिप हमको पता ही कब चला, 10 में आएगी ना, उसको फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट में नहीं डालना। 2009 में तुम्हें पता ही नहीं था ना कि ये कॉस्ट लगेगी, उस वक्त तो तुम्हें 500 ही लग रहा था ना कि फर्दर एस्टिमेटेड। 2009 के एंड पे हमारी ये फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट ने लिख के दी है 500, ठीक है, उसमें मजीद कॉस्ट डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 10 में डालेंगे, 10 में हम कॉस्ट टू डेट में डालेंगे उसमें। हाँ कॉन्ट्रैक्ट भी ऑन रस है तमीम, बेटा मुझे इसका आइडिया नहीं कि एग्जैक्ट है क्या, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट भी ऑन रस है। एक के प्रॉफिट्स 80 या पता नहीं 80-90 रुपए का प्रॉफिट है, वारंटी फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट में डालेंगे, 80 रुपए का प्रॉफिट, बिल्कुल सही। हसीब वेरी गुड, मुजम्मिल वेरी गुड, हमदान जबरदस्त वेरी गुड बेटा।
एक जबरदस्त भाई बदान। कराना शुरू करूं मैं? 5 मिनट, चलो जी बेटा। अच्छा पेपर था यार भाई। देखो तमाम लोगों को एफएफआर और बीएफडी में एक शिकायत रही पेपर देते, सबको पेपर लेंदी लगा। ठीक है ना, बीएफडी में तो सबको लेंदी लगा, एफएफआर में भी लेंदी लगा। लोगों को ये शिकायत रही यार लेंदी बहुत आया पेपर, लंबा बहुत था, चीजें मैनेज हो गई लेकिन लेंदी बहुत था। तो शायद अभी हुआ भी नहीं है, हो गया। सब भाई इंशाल्लाह ताला अगले वीक तक हमारी एफएफआर की ना किताब हम आपको दे देंगे पूरी मुकम्मल, जितने स्टैंडर्ड्स हैं सबकी किताब एक साथ आपको दे देंगे। ठीक है, सेम बीएफडी की भी सेम सेम सेम। ठीक है ना, हसीब उस पर माशाल्लाह काम कर रहा है। ठीक है, कंपाइल करने में डिफिकल्टी लेवल मैनेजेबल था पेपर का, सही, कोई मसले वाली बात नहीं आया। कंसोलिडेशन रीजनेबल था, मुश्किल नहीं था। 16.4 का लॉस है तमीम, बिल्कुल सही कह रहे हो। लॉ का पेपर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैंने पूछा ही नहीं किसी से। हाँ चलो जी, जी मैं कराऊं, करा दूं? अच्छा चलो जी आओ बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, हम शुरू करते हैं। आप लोग टैली करते रहें। सबसे पहले तो सर मेरे पास रेवेन्यू अनचेंज्ड है पूरे सेटअप में, कोई वेरिएशन नहीं है इसके अंदर, कोई इंसेंटिव नहीं है। रेवेन्यू मेरे पास सर 800 इधर था, 800 इधर है, और इस कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू कितना है? 400। ठीक है जी मेरे बच्चों, कॉस्ट टू डेट हम पहले 2009 को लेके चलते हैं। ठीक है, 2009 को कॉन्ट्रैक्ट ए को लेके चलते हैं। कॉस्ट टू डेट मेरे पास आ रही है मेरे बच्चों, कॉस्ट टू डेट 180 रुपए की है, और फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट 30 जून 2009 पे 500 है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि जनाब कॉस्ट टू डेट मेरे पास कितनी है जनाब? 180। फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट में दो चीजें आएंगी, एक तो 500 रुपए की अमाउंट, और प्लस 500 प्लस सर मेरे पास 800 का 5%। ये क्या भैया? वारंटी, वारंटी का प्रोविजन। तो बताएं मेरे पास फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 500, 540। मुझे बताएं सर मेरे पास प्रॉफिट कितना रिपोर्ट हो रहा है? जी 80। इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट एक ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है जी सर मेरे पास स्टेप 2 क्या चीज जनाब? स्टेज ऑफ कंप्लीशन। सर पेपर में गिवन है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन में कैलकुलेट नहीं करनी है। 25%, 25% मेरे पास स्टेज ऑफ कंप्लीशन है 2009 में। ठीक है जी, ये मैंने ले ली जनाब 25%, 25% स्टेज ऑफ कंप्लीशन डन। इसी स्टेज ऑफ कंप्लीशन को देखते हुए मेरे बच्चों मैं बना रहा हूं ओवरऑल पीएनएल या एज एट पीएनएल डन। एज एट पीएनएल का मतलब है अब तक इस कॉन्ट्रैक्ट पे कितना रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए। जी 25% के हिसाब से इस कॉन्ट्रैक्ट पे 200 रुपए का रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए, सही है ना? 25% के हिसाब से इस कॉन्ट्रैक्ट पे कितने की कॉस्ट बुक हो जानी चाहिए? कितना जी? 180 प्लस 540 का 25%, 180। आप बताएं सर मेरे पास 25% ऑफ दिस अमाउंट इज 20 रुपीज डन। ये आ गया पहले साल का प्रॉफिट
फॉर द ईयर, ठीक है, एज एट भी है, फॉर द ईयर भी। अब मैं एक और पीएनएल बना रहा हूँ, कौन सा जी? फॉर द ईयर पीएनएल बना रहा हूँ। मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे देखो, फॉर द ईयर पीएनएल बनाने में मेरे पास ये पूरा पीएनएल रिपीट हो जाएगा। 200 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे बच्चों, 180 मेरे पास सर प्रॉफिट कितने का, इधर गया भाई सर, मेरे पास प्रॉफिट आ गया 20 रुपए का। डन हो गया, ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट ए का पहले साल का पीएनएल बना दिया। डन हो गया। अच्छा जी, मुझे बताओ मार्क्स किस चीज के? ये क्या है? वर्किंग। ये क्या है? वर्किंग। ये क्या है? जवाब। ठीक है जी, पीएनएल बनाना जवाब है। डन। अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास इसी कॉन्ट्रैक्ट का 2010 तक अगर मैं देखूं तो वो कह रहे जी 2010 तक कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर 420, कॉस्ट इनकर्ड अप टू 30 जून 180। तो मुझे बताओ इन 2 सालों की मिला के कॉस्ट कितनी हो गई? 600 प्लस 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 600 प्लस 2 मिलियन का 30%, 2 मिलियन का 30%, तो कितना हो गया सर? ये 600.6, ये हो गया मेरे पास कॉस्ट टू डेट 600.6। ऐसा। अब बताएं फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट, वो कहता है जी 30 जून पे फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट थी 100 प्लस 20 रुपए का, 20 से 40 है सर, 40 रुपए का वारंटी का एक्सपेंस, यानी कि 140, यानी कि 140। मुझे बताओ इसके हिसाब से प्रॉफिट कितना बन रहा है? कितना? 59.4 सर। 180 रुपए का खर्चा पहले साल हुआ था, ठीक है जी। उसने कहा जी 420 रुपए का खर्चा इस साल हो गया 2010 में, और सर हमारे पास कोई 2 मिलियन का 30% जो कॉन्ट्रैक्ट को असाइन हुआ है 0.6, तो 600.6 मिलियन रुपए का खर्चा कॉस्ट टू डेट में हो गया। फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है? उस बंदे ने आपको खुद बता दिया 100 रुपए फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट है। उसने कहा इसके साथ साथ 40 रुपए का जो है वो वारंटी का हिसाब किताब है वो भी इसमें डाल दें, 140 रुपए आ गए, ये आ गया 59.4। क्या स्टेज ऑफ कंप्लीशन इसकी भी गिवन है? हाँ सर, इसकी भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन गिवन है। कितनी? 80%। क्या 80% अब तक कंप्लीट हो चुका है? जी जी जी, अब तक कंप्लीट हो चुका है। तो बताओ अब तक इस कंपनी, इस कॉन्ट्रैक्ट पे रेवेन्यू कितना बुक हो जाना चाहिए? 640। अब तक इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पे कितने रुपए की कॉस्ट बुक हो जानी चाहिए? 592.48। अब तक इस कॉन्ट्रैक्ट पे कितने रुपए का प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए? 47.52। पक्का? अच्छा जी, चूंकि सर ये मेरे पास एज एट पीएनएल है, लास्ट ईयर का मेरे पास प्रॉफिट मौजूद है, मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं। सर इस साल 440 रुपए का मुझे रेवेन्यू बुक करना चाहिए। सर इस साल मुझे कितने रुपए की कॉस्ट बुक करनी चाहिए इंक्रीमेंटल? कितने की? 412.48। पक्का? अब बताएं सर, मेरे पास इसी हिसाब से 27 रुपए 52 पैसे का प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक कंप्लीट कर लिया। कितने लोगों का ये सही है? या छुट्टी की थी उससे पहले, उसके बाद क्लास नहीं देखी, तो फिर क्या समझ नहीं आया इसमें? क्यों? बाकी कर लिया था? पक्का? अच्छा जी, अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जनाब मुझे बताएं, मेरे पास तीसरा बी कॉन्ट्रैक्ट बी जी, कितने का खर्चा हो चुका है इस पे? मजीद कितने का खर्चा होगा? 270 प्लस 400 मिलियन का 5%। ऐसा बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में भी जा रहा हूं जी। सर 125, सर 125 प्लस 2 मिलियन का 70%, यानी कि 126.4। ये 2 मिलियन क्या है जो आपने रिटेनरशिप पे की है? सो व्हाट इज मेंट बाय रिटेनरशिप? ये जो आप कंसल्टेंट और लॉयर को पैसे पे करते हो, ठीक है जी, रिटेन रखने के लिए, ये रिटेनरशिप कहलाती है। ठीक है जी। अब बताएं जी, इसके बाद मेरे पास फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट 270 प्लस सर 400 का 5%, जी कितना? 290। बताएं सर मेरे पास क्या आ रहा है?
सर 16.4 का लॉस। ऐसा मैंने आपको कहा था कि जब भी आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट आ जाए, लॉस आ जाए, आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने ये लॉस सारे का सारा इसी साल बुक करना है। मुझे बताएं स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है? 25%। ऐसा बताएं। एज एट पीएनएल बनाते हुए ये इग्नोर करें कि ये लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, एज एट पीएनएल बनाते हुए ये इग्नोर करें कि लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है। 25% ऑफ 400, 100, 100, 25% ऑफ इंटायर कॉस्ट 104 पॉइंट। भाई इस कॉन्ट्रैक्ट पे 4.1 रुपए का लॉस बुक होना चाहिए अगर लॉस स्टेज ऑफ कंप्लीशन से बुक हो रहा है। चलिए चलें जी, अब हम करते क्या है, हम यहाँ लेते हैं जनाब हमारा रेवेन्यू कितने का जी? 100 रुपए का। हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने का जी? 104.1 का। और सर हमारे पास सर प्रोविजन, अब इतने का प्रोविजन फॉर ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट बुक करो, इतने का प्रोविजन फॉर ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट बुक करो कि तुम्हारे पास बॉटम लाइन पे 16.4 का लॉस आ जाए जी। 12.3 पक्का? ऐसा है सर, इसको पहले कॉपी कर लें ताकि मैं बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स पे जाऊं। नोट नहीं होता इसका, पुराना नोट होता था ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, इस तरह की चीजें होती थी, अब नहीं है। अब बन गई। 20 मार्क्स का सवाल है, जनरल एंट्री भी बना सकते हो उसमें, इतना टाइम होगा तुम्हारे पास। एक चीज समझ नहीं आई कि समटाइम्स हम एट पीएनएल बनाते वक्त कॉस्ट की कैलकुलेशन आउटपुट से कर रहे होते हैं, समटाइम कॉस्ट टू डेट से कर। हाँ, ये पॉलिसी पे डिपेंड करता है बेटा तमीम, ये पॉलिसी पे डिपेंड करता है। वाह जी वाह बजान। ये कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि उसे स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैसे कैलकुलेट करनी है, या वो स्टेज ऑफ कंप्लीशन कॉस्ट की बेसिस पे कैलकुलेट करेगा या वर्क सर्टिफाइड की बेसिस। या मेरा बच्चा तुमसे जो है ना वो मतलब एफर्ट चाहिए, ठीक है जी। मैं फिर एक बात बता दूं, FAR2 और कैफ के ऑडिट जितनी एफर्ट डालोगे ना, ये पेपर कभी पास नहीं, ठीक है जी। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, सही है। चलो जी बड़े हम आगे दोस्त, इसके अंदर बहुत बहुत 125 मार्क्स का पेपर चेक होता है, ठीक है जी। देखो आधे लोग पाकिस्तान में ऐसे होते हैं जो FFR का कोर्स कंप्लीट करते ही नहीं है, उनके होती है वो कोर्स ही करते जाते हैं, फेल होते हैं। बाकी तो इसका मतलब अगर आपने तक मेहनत की ना तो आप पास। और मेजॉरिटी जो फेल होता है ना, मेजॉरिटी वो फेल होता है 40 प्लस पे, यानी वो 8-10 नंबर से फेल हो रहा होता, ठीक है ना। तो अगर रीजनेबल एफर्ट लगा लेना यार, ये सीपैप का पेपर निकल जाएगा। सेम इज द केस विद BFD, सेम इज द केस विद टैक्स। ये तीनों पेपर ऐसे हैं जिनमें रिजल्ट अच्छा होता है, ठीक है जी। तो कब उठाओगे? 5 दिन पहले पेपर से? नहीं नहीं, कभी भी रिकमेंड नहीं करूं।
जिस बच्चे का थोड़ा एवरेज हिसाब किताब है मेरी तरह, वो जो भी CFAP के पहली अटेम्प्ट दे रहा है, कम से कम 6 महीने आखिरी के ना क्लासेस नहीं ले, उस 6 महीनों में बैठ के अपनी तैयारी करे कम से कम, ठीक है जी। अच्छा भाई, ये जो जिनको ये खुशफहमी है कि जिनके अटेम्प्ट जो है ना वो पुराने बच्चे हैं, उनके अटेम्प्ट 1 साल पे आ गई, नहीं आई। यहाँ जो नए रजिस्टर हो रहे हैं उनके अटेम्प्ट 1 साल पे है, जो पुराने हैं वो ICAP से कंफर्म कर लें। ICAP ने शायद आज कुछ लोगों को कहा है कि जी उनके अटेम्प्ट 1.5 साल पे ही है, जो इस दफा रजिस्टर्ड होंगे उनके अटेम्प्ट 1 साल के ऊपर है, ठीक है ना भाई, ये दिमाग में रखिएगा जनाब। बढ़े हम आगे, बैलेंस शीट पे जाएं, बैलेंस शीट पे जाएं। अच्छा चलो अब आते हैं बैलेंस शीट पे। सुनो 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 मेरे बच्चों, प्लीज बोर्ड पे देखो, प्लीज बोर्ड पे देखो। देखो बैलेंस शीट पे सबसे पहले छोड़ चाचा, बोर्ड पे देखो। बैलेंस शीट बनाते हैं हम एसेट्स पे पहले बात कर लेते हैं ना। एक मेरे पास 2009 है जिसमें सिर्फ ए होगा, एक मेरे पास 2010 है जिसमें ए भी आ रहा होगा और बी भी आ रहा होगा। सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, क्या यहाँ स्टेज ऑफ कंप्लीशन कॉस्ट पे डिटरमिन हुई है? नहीं 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 नहीं। क्या कॉस्ट टू डेट पे डिटरमिन हुई है? नहीं। तो ये कभी चांस है कि कॉस्ट टू डेट और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर डिफरेंस आ रहा हो, यानी हमारे पास क्या आ रहा हो? WIP आ रहा हो। मुझे एक बात बताओ, पहले साल आपका गौर से देखो, कैलकुलेट कैसे करेंगे? एज एट PL को देखना। मुझे बताओ कितनी कॉस्ट टू डेट है, चार्ज कितनी हुई PL में? 180। इसका मतलब है पहले साल कोई WIP नहीं है, ठीक है जी। जितना हमने खर्चा किया वो PL में डाल दिया पूरा, ठीक है, कोई WIP बचा ही नहीं। दूसरे साल देखो सर 600 और 592.48 जी, कितना डिफरेंस, कितना है दोनों का? हमने खर्चा किया जेब से 6.6 का, PL में कितना चार्ज किया हमने? तो सर मेरे पास 7.52 अमाउंट आ गई सर WIP। तीसरे साल सर ये कॉन्ट्रैक्ट बी में 126, ठीक है जी। PL में तो 412 नहीं है, 412 कहां PL में? देखो एज एट PL को देखो बेटा, बैलेंस शीट एज एट बनती है ना, तो बैलेंस शीट अगर एज एट बनती है तो आपने PL भी एज एट वाला ही देखना है जी। अब तक कितने रुपए का रेवेन्यू, कितने रुपए की कॉस्ट इनकर कर चुके? 126.4। PL में कितनी चार्ज हुई? 104.1। कितने का WIP है? कितने का WIP है? 22.3। बोर्ड पे देखना दोस्त, बोर्ड पे देखना, 2 मिनट के लिए छोड़ दो सारी चीजें। एसेट्स के साथ साथ मैं रिटेंशन मनी को ले लेता हूं। और क्या होगा सर रिटेंशन मनी के अलावा? सर मेरे पास आ रहा होगा एडवांस। एडवांस मेरे पास लायबिलिटी है ना। बोर्ड पे देखना, 2 मिनट के लिए सारी चीजें छोड़ दो, फोकस कर लो। मुझे बताओ आपको एडवांस कितना मिला होगा कॉन्ट्रैक्ट ए में? 800 मिलियन का 10%, कितना जी? 80। जितने बिल आप रेस कर रहे हो डिस्काउंट ये एडवांस एडजस्ट होता जा रहा है। मुझे बताओ आपने पहले साल कितने रुपए का रेवेन्यू बुक किया और बिल कर दिया? क्या चीज? कहां से WIP जी? अच्छा जी बताएं, 80 रुपए का मेरे पास सर, 80 रुपए का मेरे पास एडवांस है कॉन्ट्रैक्ट ए में। मुझे बताओ मेरे बच्चों, 80 रुपए के एडवांस में जब आपने पहले साल 200 मिलियन रुपए का रेवेन्यू बुक किया और बिलिंग भी कर दी, तो बताओ मेरे पास कितने अमाउंट का एडवांस एडजस्ट हो चुका होगा? सर 200 इंटू 10%, कितना जी? 20 का डिस्काउंट, 20 का एडवांस एडजस्ट हो गया। 80 रुपए का एडवांस था टोटल, 20 रुपए का एडवांस एडजस्ट हो गया। जब आपने बिल दिया उस बंदे ने 20 रुपए का एडवांस काट लिया आपसे, कितना एडवांस रह गया? 60 का। डन। दूसरे साल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने दूसरे साल एज एट 640 रुपए का रेवेन्यू बुक कर लिया, तो बताओ 640 रुपए के रेवेन्यू का मतलब क्या है? 64। 80 रुपए में से 64 रुपए का एडवांस एडजस्ट हो चुका है, यानी कि 16 रुपए का एडवांस बाकी है। डन। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट बी को देखो। कॉन्ट्रैक्ट बी में एक प्रॉब्लम है, कॉन्ट्रैक्ट बी में एक इशू है, कॉन्ट्रैक्ट बी में एक अजाब है। आपने बिलिंग ही सिर्फ
20% की है, ये कहाँ लिखा हुआ है? उस बंदे ने कहा जी हमने 25% नहीं, हमने बिलिंग कितने की है? 20% की है। तो मुझे बताओ सर हमने कितने रुपए की बिलिंग की है? बिलिंग 400 का 20% कितना? 80 रुपए की। अनबिल्ड कितने? अनबिल्ड 400 रुपए का 5% कितना जी? 20। हमने 100 रुपए का जो रेवेन्यू बुक किया है उसमें से 80 रुपए की हमने बिलिंग की है और 20 रुपए की बिलिंग नहीं की है। जिसकी हमने बिलिंग की होगी एडवांस उसी से एडजस्ट हुआ होगा, जो हमने बिलिंग ही नहीं की उसका एडवांस एडजस्ट, क्योंकि देखो लिखा हुआ है कि हम जब बिल भेजेंगे तो एडवांस तब एडजस्ट होगा। बताओ हमने कॉन्ट्रैक्ट बी पे कितने रुपए का एडवांस लिया? या ये कितने रुपए का हमने एडवांस लिया कॉन्ट्रैक्ट बी में? 400 रुपए का रेवेन्यू है, 10% के हिसाब से कितने का एडवांस लिया होगा? 40 रुपए का। और बताओ हमने पहले साल उसमें से 80 रुपए की बिलिंग कर दी, तो 80 रुपए का मतलब है सर 8 रुपए का हमारा एडवांस एडजस्ट हो गया होगा। कितना रह गया होगा सर? 32 रुपए का एडवांस रह गया। और से देखना मेरे बच्चों, 32 रुपीज का एडवांस रह गया। डन? क्लियर हो गया? अब बताओ सर मेरे पास एक और चीज इधर आ गई, वो क्या है? अनबिल्ड रेवेन्यू कितने का जी? 20 रुपीज का। कितने का? क्यों 20 रुपीज का? क्यों 20 रुपीज का? सर ये वो रिसीवेबल है जो अभी तक हमने क्लेम ही नहीं किया। सर ये आपने माइनस में क्यों रख दिए? लायबिलिटीज है तो मैंने माइनस में रख दी, सिर्फ दिखाने के लिए, याद रखने के लिए। डन? अब बताएं जी, जितनी आपने बिलिंग की है सब पे रिटेंशन मनी आपका विदहोल्ड हुआ होगा। बताओ मैंने पहले साल कितने रुपए की बिलिंग की? 200 रुपए की। बताओ 200 का 5%, 200 का 5% कितना? 10 रुपए की रिटेंशन मनी है। कितने की रिटेंशन मनी है? 10 रुपए की। देखो बेटा जब भी मैं बिल करता हूं वो मुझसे 10% एडवांस के काटता है, 5% रिटेंशन मनी के काटता है। 10% जो एडवांस के काटता है वो मुझे कर चुका है तो मेरी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, और 5% रिटेंशन मनी के नाम पे काटता है, ये मेरा रिसीवेबल है। ये कब मिलेगा? जब कॉन्ट्रैक्ट का वारंटी पीरियड किसी पॉइंट पे जाकर खत्म होगा, ये मेरे पैसे जो कस्टमर के पास पड़े हैं उससे होल्ड किए हुए ये मुझे बाद में जाके मिलेंगे। तो मुझे बताओ मेरे पास कितने पैसे आते हैं सर? 10 रुपए आते हैं रिटेंशन मनी के कॉन्ट्रैक्ट ए से रिलेटेड 2009 में। बताओ कॉन्ट्रैक्ट ए से रिलेटेड 2010 तक मैं कितने की बिलिंग कर चुका हूं? 640 की। इसका 5% देखो कितना होता है? 32। मुझे बताओ सर इसका मतलब है अब तक मेरे 42 रुपए फंसे हुए? नहीं, 32 एज एट है, मेरे सिर्फ 32 रुपए फंसे हुए सर। ऐसा? कॉन्ट्रैक्ट ए में पहले साल कितने का रेवेन्यू बुक किया? ये रहा, यहां से देख लो 200 का। कितना रुपए का रिटेंशन मनी बनता है इस पे? 10% कितना होता है? 5% सॉरी, कितना होता है? दूसरे साल फर्दर कितने का रेवेन्यू बुक किया? 440। लगाओ इसमें 5%, 22 बनता है। तो 22 और पुराने 10 मिला के कितने हो गए? 32 रुपए हो गए। ऐसे भी कर सकते हो आप। डन? कॉन्ट्रैक्ट बी पे देखो आपने कितने की बिलिंग की है? 80 रुपए की। बिलिंग से जो की है 5% निकालो, उसका कितना बनता है? 4 रुपए। ऐसा? अब देखो क्या सारे बिल क्लियर हो गए? सारे पैसे इस बंदे ने दे दिए हैं, कोई अनपेड बिल तो नहीं रह गया। ये कह रहा है जनाब 30 जून 2010 पे कॉन्ट्रैक्ट ए से रिलेटेड 140 रुपए के बिल्स ऐसे जो हमने इशू तो किए लेकिन इस बंदे ने उसकी सेटलमेंट नहीं की। तो मुझे बताओ अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास अनपेड बिल्स कितने? अनपेड बिल्स 140, लेकिन सर इसका कितना परसेंट वो हमें पे करेगा? 85। तो बताओ मेरे पास अनपेड बिल्स कितने आएंगे? कितने? 119। पक्का 119 बनता है? यस सर। अब बताएं सर मैं अगर आपसे पूछूं 2009 में मेरे पास 10 रुपए के एसेट्स आ रहे होंगे बैलेंस शीट पे और 60 रुपए की लायबिलिटी आ रही होगी। सर 2010 के एंड पे मेरे पास दोनों कॉन्ट्रैक्ट से अलग अलग बिल तरतीब कितने रुपए के एसेट्स और लायबिलिटीज आ रहे होंगे जी? अनपेड बिल को अकाउंट रिसीवेबल बोल सकते हैं। बिल्कुल अली, बिल्कुल सही कह रहे हो जी। 159 पॉइंट, तो ये 46.3। अच्छा जी, आप चाहो तो 2010 को कंबाइन भी लिख देना, ठीक है जी, तीसरा कॉलम बना देना टोटल का 2010 का। मुझे बताएं सर मेरे पास WIP कैसे आया? जो मैंने कॉस्ट इनकर की है और जो मैंने कॉस्ट पीएल में चार्ज की है उन दोनों का डिफरेंस। मेरे पास रिटेंशन मनी कैसे आया? जितनी भी आपने बिलिंग की है उसका 5%। सर मेरे पास अनबिल्ड रेवेन्यू कैसे आया? हसन शायद जब मैंने बिलिंग ही नहीं की एक चीज की तो मेरे पास क्या आया होगा? अनबिल्ड रेवेन्यू आया होगा। अनपेड बिल्स कहां से आए? सर ऊपर उसने डिटेल दी हुई थी कि 140 रुपए का बिल रेज हो गया है, उसमें से 85% कटने के बाद बाकी अमाउंट हमें पे नहीं हुआ।
ठीक है जी। एडवांसेस जितने हमने लिए, जितना जितना रेवेन्यू बुक किया, एडवांस को हम क्या करते रहे, कम करते रहे। पक्का देख लोगे, इस सवाल के ऊपर स्टेरिक लगा दो, ये वो सवाल है जो तुमने एग्जाम से पहले देखना है। शाबाश जी, वेरी गुड सर। एक चीज हम और इसमें भूल गए, प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट कितने का, 12.3 का। ठीक है जी। जी मेरा बच्चा, अच्छा ये देखो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। अगर हो जाए ना तो इसके ऊपर स्टैंडर्ड में कोई गाइडेंस नहीं है। देखो हम जब कॉस्ट से स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिटरमिन करते हैं ना, तो WIP 0 हो जाता है। ठीक है जी। और आम तौर पे कॉस्ट के अलावा जो दूसरा मेथड है स्टेज ऑफ कंप्लीशन का, वो क्या है, आउटपुट मेथड है। आमतौर पे आउटपुट मेथड से जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिटरमिन होती है वो कॉस्ट वाले से कम ही होती है। उसका लॉजिकल रीजन है, मुझे पता है एक बिल्डिंग बनानी है, सबसे ज्यादा खर्चा किस फ्लोर को बनाने पे होगा, पहले फ्लोर बनाने को होगा ना, उसमें बुनियाद डलेगी, सरिये डलेंगे, पता नहीं क्या कुछ डलेगी, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, मे बी पूरे कॉन्ट्रैक्ट का 30%। लेकिन 5 फ्लोर की बिल्डिंग में आउटपुट के हिसाब से वो क्या होगा, 20%। तो आमतौर पे आउटपुट का हिसाब किताब कॉस्ट के मुकाबले में कम ही होता है। जो आप स्टेज ऑफ कंप्लीशन आउटपुट से डिटरमिन करते हो, वो आमतौर पे कॉस्ट वाले से क्या होता है, कम होता है। इसलिए आपका खर्चा ज्यादा होता है लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम आ रहा होता है, तभी तो आपका WIP बनता है। ठीक है जी। अगर कॉस्ट की बेसिस पे हम चल रहे हो तो बी की रिटेंशन मनी रिपीट कर दीजिएगा। देखो बी में हमने 80 रुपए की बिलिंग की है, ठीक है, 80 रुपए की हमने बिलिंग की, 80 का 5%, 80 का 5%। ठीक है जी। अच्छा दूसरा, चूंकि हमने बिलिंग 80 रुपए की है बजान, तो हमने एडवांस भी क्या करना है, 80 रुपए का 10% ही एडजस्ट करना है। तो हमें 40 रुपए का एडवांस मिला था, उसमें से हमने 8 रुपए का एडवांस एडजस्ट कर दिया, रिमेनिंग कितना रह गया, रिमेनिंग कितना रह गया जी, 32 रुपए। डन। इसको स्टेरिक लगा के मार्क कर दो, ये सवाल 20 मार्क्स का है। अगर आपको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे चीजों को रिवाइज करना है, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन जो आप देखो। अगर किसी ने ये क्वेश्चन कर लिया तो वो क्वालिटी वर्क्स ना करे जो इससे पहले वाला सवाल था। तो आपने दोनों क्यों करा दिए, फिर मनोज कहते हैं पास्ट पेपर नहीं करा रहा। ठीक है जी, तो मैंने दोनों करा दिए। ठीक है जी, क्लियर हो गया। एक पास्ट पेपर नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, ताकि तुम लोग आर बंद हो जाएंगे, चाहे वो जरूरी है चाहे नहीं है, जरूर कराऊंगा। ठीक है, बड़े हमारे दोस्त, सब आ रहा है, सब आ रहा है, सब आ रहा है मेरे बच्चों, सब आ रहा है। ये 2010 विंटर का क्वेश्चन है। चलो जी बेटा, अगर कॉपी कर लियो तो मैं अगले सवाल पे जाऊं। शाबाश 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 शाबाश। जी बिल्कुल हो सकता है बेटा, कोई मसला नहीं। हमारा यार मोहित, इस पे आई कैप से पूछ लो बेटा, इस पे आई कैप से पूछ लो, क्योंकि आज एक लड़के ने पूछा तो उसको मना कर दिया आई कैप। बड़े हम आगे। चलो जी बेटा, कॉपी कर लियो, तुम आगे बढ़ जाए। हाँ तुम लोग तो 2022 की होगी, हसन अहमद रजा है। नहीं बैक डेट हो भी जाए तो जो अभी रजिस्टर हो रहे हैं 1 साल वाले अटेम्प्ट, उनके लिए, जो 6 महीने पहले रजिस्टर हुए थे उन पे पूरे 1.5 साल का हिसाब लगेगा। हाँ? अभी जो रजिस्टर हो रहे हैं
पता नहीं। मैंने इस दफा अजीब मनुष्यत ये होगी कि जो बाद में आए उनकी अटेम्प्ट पहले बन रही होगी, जो पहले से बैठे उनकी अटेम्प्ट उससे भी आगे जा रही होगी। हाँ, तो यही रो रहा है, कहना मेरा क्या होगा सर। जी नहीं, हमारा एक स्टूडेंट है उजैर, उससे आज आई क्या पता किया था। असल में फर्गसन ने जो है ना सबकी अटेम्प्ट डेट हो गई थी उनसे, क्या बोलूं मैं अभी। चलो जी, नहीं दिसंबर में हो जाएगी। चलो जी, बड़े एक स्टेप। प्यारे बच्चों, एक आई कैप ने एक सवाल बनाया, बहुत अच्छा सवाल बनाया, बहुत सोच के सवाल बनाया। मैं पहले उस सवाल का एनालिसिस करूंगा, फिर आपको सवाल करने के लिए दूंगा, खुद करना है आप लोगों ने सवाल, ठीक है जी। करें, हम आगे बढ़े। अली कर लिया कॉपी? अच्छा जी सर, प्लीज बोर्ड पे देखना, प्लीज बोर्ड पे देखना, सारी चीजें छोड़ दो, प्लीज बोर्ड पे देखो। मेरे बच्चों, एक कंपनी है जो एड्स बनाती है। एड बनाना समझते हो? एड्स बनाने का मतलब ये, आप एक कंपनी के पास गया, जी मुझे एआरटीडी का एड बनवाना है। उसने 2-3 एक्टर्स को बुलवाया और एक पूरा सेटअप बनाया और एड बना के आपको दे दिया, ठीक है जी। जब एड बना के आपको दिया तो एड किस तरह आपको देगा? किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देगा, कोई ईमेल कर देगा आपको, या कोई डीवीडी दे देगा। डन। कस्टमर उस एड का बेनिफिट कब ले सकता है? जब वो कंप्लीट हो जाए। ऐसा इसका मतलब है सर, जो काम प्रोड्यूसर कर रहा है उसका बेनिफिट कस्टमर साइमल्टेनियसली नहीं ले सकता। ऐसा, उसका बेनिफिट कस्टमर साइमल्टेनियसली नहीं ले सकता। एड बन रहा है ना, मैं उसका बेनिफिट कैसे लूंगा? जब कंप्लीट हो जाएगा एड, वो मुझे हैंडओवर करेगा डीवीडी पे या किसी मीडियम पे, तब जाके मैं उसको टीवी पे चला सकूंगा, फेसबुक पे चला सकूंगा। डन। तो इसका मतलब है सर, अगर एक प्रोड्यूसर एड फिल्म बना रहा है तो जब तक वो एड फिल्म कंप्लीट नहीं होती कस्टमर उसका बेनिफिट नहीं ले सकता। तो हमारे स्टेज ऑफ कंप्लीशन वाले में पहला पॉइंट बाहर हो गया। अब इसका मतलब है जो एड बन रही है वो एक एसेट है, ठीक है जी। एसेट है वो, इंटेंजिबल भाड़ में या एसेट है, ठीक है। कंपनी परफॉर्म कर रही है और उससे क्या क्रिएट हो रहा है? एसेट क्रिएट हो रहा है। हम हैं प्रोड्यूसर, हमने प्रोड्यूस करके देना अपने कस्टमर्स को एड। तो सर जब एसेट बन रहा है तो सर क्या ये ऐसा एसेट है जो कस्टमर के कंट्रोल में? नहीं, मैं बना रहा हूं, मेरे हाथ में ये, ठीक है जी। अच्छा, क्या इस एड का बेनिफिट किसी दूसरे को मैं ट्रांसफर कर सकता हूं? नहीं भाई, एआरटीडी के एड को क्या तबानी वाले चलाएंगे? नहीं। तो उसका मतलब है सर, ये मेरे पास किस कैटेगरी में जा रहा है? थर्ड में जा रहा है। हमने 3 चीजें पढ़ी थी ना, 3 केसेस हैं जहां स्टेज ऑफ कंप्लीशन का रेवेन्यू पे बुक कर सकते हो। पहली, कंपनी परफॉर्म करे, उसका कस्टमर बेनिफिट इमीडिएटली ले। कंपनी परफॉर्म करे, उससे जो एसेट बने वो डे 1 से कस्टमर के फिजिकल कंट्रोल में हो। यहाँ ऐसा नहीं है। तीसरा केस क्या था? कंपनी परफॉर्म करे, उससे एक एसेट क्रिएट हो जो डे 1 से कस्टमर के फिजिकल कंट्रोल में ना हो, लेकिन प्रोड्यूसर की कॉन्ट्रेक्चुअल या जो प्रैक्टिकल एबिलिटी है वो रिस्ट्रिक्टेड हो कि वो किसी और को उसका बेनिफिट दे सकेगा। एड बन रहा है एआरटीटी के लिए, प्रोड्यूसर ने उस एड का बेनिफिट सिर्फ एआरटीटी को ही दे सकता है और किसी भी बंदे को उसका बेनिफिट ट्रांसफर नहीं हो सकता, किसी के काम का ही नहीं है। ऐसा, तो मुझे बताओ एड बना कौन रहा है? प्रोड्यूसर। सर क्या इसका बेनिफिट कस्टमर इमीडिएटली ले रहा है? नो। सर इसका बेनिफिट कस्टमर जब लेगा जब ये एसेट कंप्लीट हो जाएगा। क्या ये एसेट कस्टमर के फिजिकल कंट्रोल में? नहीं। तो शुरू के 2 पॉइंट तो बेकार हो गए। थर्ड पॉइंट में हमने ये पढ़ा था कि कस्टमर के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन सर प्रोड्यूसर की प्रैक्टिकल एबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है इसको किसी और को देने के लिए। डन। उसके साथ एक क्लॉज अटैच था, वो क्या था? कि जितना काम कर लिया उसका पेमेंट उसको मिल सकता हो। अज्यूम करो एआरटीटी ने हमें एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, मैं एक प्रोड्यूसर हूं, एआरटीटी ने कहा एक एड फिल्म बना के दे दो। मैंने कहा बना देते हैं सर। उसने कहा एड फिल्म आप बनाएं, कंप्लीट हो जाए मैं दे देना। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा जब तक कंप्लीट ना हो, ठीक है जी, हम पैसे नहीं देंगे आपको। मैंने कहा अच्छा, मतलब मैं आधा कंप्लीट कर लूं, पौना कंप्लीट कर लूं, दरमियान में आप कहो कि नहीं चाहिए एड फिल्म, तो मेरे ऊपर सारी बल्ली। उसने कहा जी। उसने कहा ना सिर्फ ये, बल्कि जब आप एड फिल्म बना लेंगे तो हम उसकी क्रेडिट रेटिंग करवाएंगे। क्रेडिट रेटिंग कह रहा हूं, उसकी रेटिंग करवाएंगे, उसको चेक करवाएंगे इस एड की क्वालिटी क्या है। अगर उस एड की क्वालिटी 3 स्टार हुई तो हम एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर उस एड की क्वालिटी 5 स्टार हुई तो हम आपको थोड़े से पैसे ऊपर दे देंगे, ठीक है जी। अब सुनना, अब मुझे मिल रही वेरिएबल कंसिडरेशन, मुझे फिक्स कंसिडरेशन। सुनना, मैंने क्या बना के देनी है? एड फिल्म। मैं कौन हूं? प्रोड्यूसर।
अब एड फिल्म बनाने पे मेरा खर्चा होता है से 10 मिलियन। कितने का? 10 मिलियन। आमतौर पे 10 मिलियन रुपए की एड फिल्म पे मैं चार्ज करता हूं 20% का प्रॉफिट। कितने का? तो इसका मतलब है सर मुझे 12 रुपए एड फिल्म के लिए चार्ज करने चाहिए अगर इसको रेटिंग मिलेगी कितनी? 3 स्टार। ठीक है जी। मैंने कहा भाई अगर रेटिंग 4 स्टार मिली, सॉरी 5 स्टार मिली, तो आप 1 रुपया मुझे और पे करेंगे। अब बताओ एज अ प्रोड्यूसर मेरा रेवेन्यू या तो 12 होगा या 13 होगा, डिपेंडिंग कि मैंने जो काम किया है वो किस क्वालिटी का है। ऐसा गौर से सुनना मेरे बच्चों, क्या मैं रेवेन्यू आहिस्ता आहिस्ता बुक कर सकता हूं जैसे जैसे काम करता जा रहा हूं? नहीं। मैं रेवेन्यू कब बुक करूंगा? इसका रीजन क्या? क्योंकि सर जो मैं एसेट एड फिल्म बना के दे रहा हूं उसका बेनिफिट कस्टमर इमीडिएटली नहीं ले रहा। ये एड फिल्म मेरे पास बन रही है, कस्टमर के फिजिकल कंट्रोल में नहीं है। इस एड फिल्म को मैं किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसका बेनिफिट नहीं है। हाँ, कस्टमर से मेरा ये कहना है कि यार मुझे पैसे दे दो, कस्टमर कह रहे हैं नहीं, आपका कोई लीगल राइट नहीं है। जब एड फिल्म कंप्लीट होगी एक रेटिंग एजेंसी उसको रिव्यू करेगी, 3 स्टार रेटिंग हुई हम आपको 12 मिलियन देंगे, और 3 स्टार 5 स्टार हुई तो आपको 1 रुपया और मिलेगा। ठीक है जी। अब बताएं इधर रेवेन्यू एट आ पॉइंट एंड टाइम बुक करना चाहिए या ओवर टाइम बुक करना चाहिए? एट आ पॉइंट एंड टाइम। एआरटीटी ने हमें 3 एड फिल्म्स एक साथ दे दी। कितनी? 3 एड फिल्म एक साथ दे दी। और सुनना, खर्चा कितना आता है मेरा एड फिल्म पे? 10 आता है। कितना आता है? 10 आता है। प्रॉफिट कितना चार्ज करता हूं मैं उस पे? 2 रुपए। कितने बन जाते हैं? 12। वेरिएबल कंसिडरेशन कितनी है? अब सुनना, मेरा कॉन्ट्रैक्ट 1 भी चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट 2 भी चल रहा है और कॉन्ट्रैक्ट 3 भी चल रहा है। 3 एड फिल्म है। ऐसा? और सुनना मेरे बच्चों, सर मेरा ड्यूरिंग द ईयर पहली एड फिल्म कंप्लीट हो गई। ठीक है जी। इस एड फिल्म पे हमारी कॉस्ट आई से 9 रुपए 40 पैसे। ठीक है जी। वैसे 10 रुपए आती है, हमने 9 रुपए 40 पैसे में मैनेज कर ली। हमने एक छोटा मिरासी बुलवाया था, उससे पैसे कम लिए। ठीक है जी। बड़े वाले ज्यादा लेते हैं। ठीक है जी। अब बताएं सर, हमने इसको रेटिंग एजेंसी के पास भेजा, उसने कहा 5 स्टार, तो बताओ हमारा रेवेन्यू कितना? 13। मुझे बताओ ये रेवेन्यू कब बुक होना चाहिए? जब मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके रेटिंग एजेंसी के पास भेज दूं। ऐसा? तो मुझे बताओ मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू बुक कर लेना चाहिए? हाँ। इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट मैंने पीएनएल में डाल देनी चाहिए? हाँ। सर मुझे इस पे कितना प्रॉफिट बुक करना चाहिए? 3 रुपए 60 पैसे। मुझे बताओ इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? मैं एंट्री पास करूंगा सर, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डेबिट कितने से? 9.4 और 9.4। ये पहले खर्चा किया हमने, फिर हमने रेवेन्यू बुक किया। अकाउंट रिसीवेबल या कैश डेबिट कितने से? 13 रुपए से। और सेल्स या रेवेन्यू क्रेडिट कितने से? 13 रुपए से। इसके बाद सर मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कितने से? कितने से जी? 9.4। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्रेडिट कितने से? 9.4। खलास? यस सर। 13 क्यों लिए? 1/2 नहीं, क्या मतलब 1/2 क्या है? सिर्फ 12, क्योंकि हमने उसको 3 स्टार रेट 5 स्टार रेटिंग मिल गई ना। 5 स्टार रेटिंग मिली तो हमारा रेवेन्यू 13 हो गया। ठीक है जी। अब सुनना, कॉन्ट्रैक्ट 2 ये भी हमने कंप्लीट किया, ये भी हमने कंप्लीट किया। इसमें हमारा खर्चा आया 10.3। बड़ा बंदा बुलवा लिया था हमने इसमें। ठीक है जी। ये हमने जब भेजा तो रेटिंग एजेंसी ने कहा 3 स्टार, का मतलब है रेवेन्यू कितना? 12। कितने रुपए का प्रॉफिट? 1.7 का। अब मुझे बताओ इसकी जर्नल एंट्रीज भी हमने कुछ इसी तरह पास की होंगी। इसकी जर्नल एंट्रीज भी हमने कुछ इसी तरह पास की होंगी सर। कितनी कितनी? 10 पॉइंट सर मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 10.3, कैश क्रेडिट 10.3, अकाउंट रिसीवेबल 12, सेल्स क्रेडिट 12 और सर 10.3 और 10.3। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट सी हमारा चल रहा था, उस पर हमारे 7 रुपए का खर्चा हुआ था, साल खत्म हो गया। साल खत्म हो गया सर, हमें पक्की उम्मीद है अल्लाह से इस पे 13 रुपए मिलेंगे, क्योंकि इस पे हमने जबरदस्त किस्म की कोरियोग्राफी की है। ठीक है जी। हमें मिलेंगे इंशाल्लाह 13 रुपए।
तो बताओ सर इस पे मैं कितने रुपए का रेवेन्यू बुक करूं? सबसे पहले तो सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डेबिट कितने से? 7 रुपए से। और कैश क्रेडिट कितने से? 7 रुपए से। भाई इस पे कोई रेवेन्यू बुक नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सर आपने रेवेन्यू बुक करना है एट अ पॉइंट इन टाइम। तो मुझे बताओ ये जो मैंने खर्चा किया ये सर ये एसेट के तौर पे WIP के तौर पे बैलेंस शीट पे आ जाएगा, ऐसा ये PNL में चार्ज नहीं होगा। ये बात भेजे में बैठती है। सर अगर इस तरह का एक 8 नंबर का सवाल आपको मिले तो आप करोगे? अच्छा सुनो सुनो सुनो, पक्का पक्का? ये पहले एक पार्ट कॉपी कर लो इसका, दूसरा पार्ट समझाऊंगा। कुछ भी नहीं लिखा था इसमें। लास्ट बात मैंने बताया कि 7 रुपए वाले पे सिर्फ हम WIP बुक करेंगे, इस पे रेवेन्यू बुक नहीं होगा। इस पे रेवेन्यू बुक नहीं होगा, ना कॉस्ट ऑफ सेल्स बुक होगी। ठीक है जी। एंड सेकंड कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हुआ तब रेवेन्यू बुक हुआ, बिल्कुल सही कह रहे हो। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हुआ तब रेवेन्यू बुक हुआ। चलो जी। अच्छा आप सुनो जरा दोस्त, जब हमने ये सारा हिसाब किताब कर दिया, ठीक है जी, हमने ऐड वैड बना के दे दी। कितने ऐड बन गए? 2 ऐड बन गए। तो ARTT वालों ने कहा कि हमें ये ना टेलीविजन पे चलवा के भी दे दें। क्या करके दे दें? टीवी पे चलवा के भी दे दें। हमने कहा कौन सा चैनल? तो दोनों कंप्लीट होगा, तीसरा कंप्लीट नहीं हो पाया इसलिए उस पर हमने रेवेन्यू बुक नहीं किया। तीसरा जब रेवेन्यू कब बुक करोगे? जब वो कंप्लीट हो जाएगा। ARTT वालों ने कहा भाई ये टीवी पे भी चला के दे दें। हमने कहा कौन से चैनल पे? हकीकत टीवी। अच्छा जी। उन्होंने कहा भाई ARTT वालों ने कहा यार इसको जियो पे चला के दे दें। हमने कहा कोई टेंशन नहीं है, जियो का एयर टाइम हमने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है, हम उस पर बहुत सारे लोगों की ऐड चलाते हैं, आपका भी ऐड चला देंगे। और जो सुनना, उसने कहा हमारा जो ऐड 1 है ये 10 दफा चलना चाहिए। कितनी दफा? 10 दफा चलना चाहिए, टोटल 10 टाइम्स चलना चाहिए रोज 9 बजे के खबरनामे से 1.5 मिनट पहले। ठीक है जी। हमने कहा ठीक है, 9 बजे के खबरनामे से 1.5 मिनट पहले 10 दफा चल जाएगा। अब मुझे बताओ ये जो मैं सर्विस दे रहा हूँ, ये जो मैं ब्रॉडकास्टिंग सर्विस दे रहा हूँ, इसका रेवेन्यू कैसे बुक होगा? 10 इसको क्या 10 जब कंप्लीट हो जाएंगे तब बुक करूंगा? नहीं, ये ओवर द टाइम बुक होगा। क्यों? क्योंकि जब आप पहला ऐड दिखाओगे कस्टमर उसका बेनिफिट ले लेगा, यानी पहली दफा आप जो उसको शो करोगे, ब्रॉडकास्ट करोगे, कस्टमर उसका बेनिफिट लेगा। दूसरी दफा ब्रॉडकास्ट करोगे, कस्टमर उसका बेनिफिट लेगा। तो मुझे एक बात बताएं, ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू कैसे बुक होगा? कैसे बुक होगा? ओवर द पीरियड ऑफ, जैसे जैसे इसको चलाते जाओगे ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू। तो बताओ पहले का ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू बुक करना शुरू कर दे जब उसको चलाना शुरू कर दे। हाँ, दूसरे का भी, तीसरे का बना ही नहीं है तो क्या दिखाओगे? हैं? बना ही नहीं है ना वो। तो जो 2 बन चुके हैं इससे रिलेटेड ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगा? बुक होना शुरू हो जाएगा। ऐसा? अब बताओ अगर मैं आपको एक सवाल दूं जिसमें ऐड भी बनाने होंगे, ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू भी होगा, तो उसको आप मैनेज कर लोगे? मुझे बताओ ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू कैसे बुक करोगे? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और जो दूसरा रेवेन्यू है वो कैसे बुक करोगे? एज एड बुक करोगे, यानी सर जब आप कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करोगे तब। पक्का? दो सवाल। वो तो आपको बताएगा ना मोहित के कितने % टाइम चल चुका है वो। ठीक है जी। चलो जी, एक सवाल आईकैप के एग्जामिनर ने पूछा, और सुनिएगा दोस्त, ये भी आईकैप के पास पेपर्स का क्वेश्चन है, और आपको ये सुन के हैरत होगी, इतना बड़ा सवाल 8 नंबर का। कितने का है? ये कॉपी करना कर लो। 8 नंबर का। पता है एक बात बताऊं, हम लोग ना एक वो कौम है जो किसी हाल में खुश नहीं है। आईकैप का एग्जामिनर सवाल से इंफॉर्मेशन हटा दे, हम कहते हैं इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रहा, और जब इंफॉर्मेशन दे दे हम कहते हैं इतना बड़ा सवाल। ठीक है जी। तो उसको किसी हाल पे छोड़ दो यार। ठीक है ना?
सवाल बड़ा हो लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन क्लियर लिखी हो, सारी चीजें डिफाइंड हो, वो अच्छा है। ठीक है जी। समर 2018 का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, पहले ये कॉपी कर ले बच्चा। चलो जी, आ गया सवाल जी। ये इस वक्त छोटे फॉन्ट में, सुनना दोस्त, सुनो 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 सुनो। ये सवाल जिस अटेम्प्ट में आया था, उस अटेम्प्ट में बहुत सारे लोगों को पता चला कि जो तीसरी वाली कंडीशन है उसमें जो पैसों का लिखा है ना कि आपने जितना काम कर लिया है उसके पैसे मिलने चाहिए, वो सिर्फ तीसरी कंडीशन के साथ अटैच है, वो बाकी दो के साथ अटैच नहीं है। ठीक है जी। अदरवाइज लोग समझते थे कि जो आखिरी वाला पॉइंट है ये सबके साथ अटैच है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं इसको रीड कर रहा हूँ। ये कह रहे जनाब, द ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ हॉक्स लिमिटेड। आपकी तो यही जान अटक गई ना, कंसोलिडेटेड, इसमें कंसोलिडेशन का कोई लेना देना नहीं। ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 आर एज अंडर। इसमें एसेट्स आ रहे हैं, लायबिलिटीज आ रही है और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ रही है। मुझे बताओ, अगर मैं एसेट में से लायबिलिटीज लेस कर दूं तो ये बैलेंस होना चाहिए है? होना भी नहीं चाहिए। चर्सियों ये इक्विटी नहीं है, इनकम है। अच्छा हाँ, सही बोल रहे हैं सर आप जी। वो कह रहे जनाब HL, ये कौन है? हॉक्स लिमिटेड, हमारी कंपनी signed a contract with one of its customers, Rhino Limited. Under the contract, हमारी कंपनी is required two works. दो काम हमारी कंपनी ने करने कॉन्ट्रैक्ट में। Produce a series of 5 television advertisement. Each completed ad has to be approved by an independent agency for a minimum of 3-star rating. After approval, copy of the advertisement would be provided to RL, who can then use it for other campaigns. कब यूजेबल है कस्टमर के लिए? कंप्लीट होने के बाद, रेटिंग मिलने के बाद यूजेबल है। डन। HL has no enforceable right to payment signed under the under production ad. यानी अंडर प्रोडक्शन अगर एड है, कोई कंप्लीट नहीं हुआ, हम 1 रुपए के लिए भी लीगली इंटाइटल्ड नहीं है। तो सर इसका मतलब है तो एड का तो रेवेन्यू बुक होना चाहिए। एड सेट है जी। फिर वो कह रहे जनाब, अरेंज 120 मिनट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ऑफ ईच एड। हर एड हमारा 120 मिनट चलना चाहिए। 10 सेकंड का एड है, 1200 दफा चलना चाहिए ऐसा। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग दीज एडवर्टाइजमेंट लाइज विद HL। इस लाइन का इतना बड़ा मतलब है, जब आप आगे जाके पढ़ोगे प्रिंसिपल और एजेंट का ताल्लुक, तो उस वक्त जाके समझाऊंगा। फॉर द टाइमिंग आप ये अज्यूम करोगे इस बंदे ने 120 मिनट का एयर टाइम बेचना है। आप डन। दो चीजें हम बेच रहे हैं। क्या चीज? एड बना के बेच रहे हैं और ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बेच रहे हैं। इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के, इन दोनों चीजों के हमें 80 मिलियन रुपए मिलेंगे। ठीक है जी, फॉर द होल कॉन्ट्रैक्ट, एंड अ बोनस ऑफ 2 मिलियन फॉर ईच एडवर्टाइजमेंट इफ रेटिंग इज 5-स्टार रेटिंग इज अटेन्ड। 5-स्टार रेटिंग हुई तो हमें क्या मिलेगा? 2 मिलियन पर एड एक्स्ट्रा मिलेगा। टोटल रेवेन्यू कितना है? 80 का। इसके अलावा भी मिलेगा अगर एड टाइट किस्म का आपने बना दिया। HL considers all investment advertisements as equal units. सारे बराबर यूनिट हैं, 10-10 सेकंड की फिल्म है। The expected cost of producing each advertisement is 5 मिलियन हमारा खर्चा आता है एडवर्टाइजमेंट बनाने पे। 9 मिलियन हमारा खर्चा आता है ब्रॉडकास्टिंग पे। ठीक है जी, 5 मिलियन बनाने पे और 9 मिलियन उसकी ब्रॉडकास्टिंग पे खर्चा है, कॉस्ट है ये। ठीक है, दोनों कॉस्ट है। HL expects to earn a markup of 30 and 20% respectively on similar services to other clients. हम सर 5 रुपए की एड में 20% का रेवेन्यू प्रॉफिट चार्ज करते हैं, और सर हमने 9 मिलियन के ऊपर 20% का प्रॉफिट चार्ज करना है। ठीक है जी। फिर वो कह रहे हिस्टोरिकली द एडवर्टाइजमेंट प्रोड्यूस्ड बाय HL हैव रिसीव्ड
a minimum 3-star rating but 5-star rating is received occasionally. अब यहाँ रुको, इस पूरे पैरा से आपको कॉस्ट और रेवेन्यू का डाटा मिल रहा है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है ना 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 सुनो, मुझे बताओ एड्स कितने बनाने मैंने? 5 बनाने। कॉस्ट ले लो जरा पहले इसकी सर। 5 इंटू 5 कितने? फिर मुझे बताओ ब्रॉडकास्टिंग 9 इंटू 5 कितना बेटा? 45। मुझे बताओ मैं इसकी स्टैंड अलोन प्राइस निकाल लूं, यानी सर 25 इंटू 1.3 और 45 इंटू 1.2, ये क्या है? मार्कअप ऐड करके हम सेलिंग प्राइस निकाल लें, कितनी? 32.5। ये दोनों मिला के कितने हो गए? 86.5। हमें कितने मिल रहे हैं? 80 रुपए। तो अब ये बटेंगे 80 रुपए किस रेशो में? स्टैंड अलोन प्राइसेस के रेशो में, ऐसा? तो मुझे बताओ सर, मेरे पास ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट करो, इसको इस रेशो में एलोकेट करो, करो एलोकेट। कैसे निकाला सर ये? 80 डिवाइडेड बाय 86.5 मल्टीप्लाई बाय 32.5 और मल्टीप्लाई बाय 54, ऐसा? हसन शायद जाओ पानी में मुंह मार के आओ, जाओ 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 पानी मुंह मार के आ जाओ बेटा, बड़ी मुश्किल से जिंदा हो तुम जी। कितना जी? 30.06 पक्का? ये 49.94 पक्का? ये मेरे पास आ गया रेवेन्यू। इन दोनों को 5 से डिवाइड कर दूं, क्या निकल आएगा? एक एड की टोटल रेवेन्यू और एक एड का टोटल सॉरी ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू, ठीक है जी, पर यूनिट कितना जी? और 9.99 डन। ये आ गया हमारे पास रेवेन्यू। आराम आराम से चलते हैं, इसको पहले कॉपी कर लो। अभी हमने इसको रिकॉग्नाइज भी करना है, ठीक है जी। क्या चीज? इसमें अवेलेबल मार्क्स है 10.5। कौन सा? ट्रांजैक्शन प्राइस। भाई सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, 2 शादियों पे आधी तनख्वाह बेगम, पहली बेगम को देनी है। नीचे एक हरामखोर ने लिखा है ग्रॉस या बेसिक। जी मेरे बच्चों, एटी कहां से आया? 80 सवाल में दिया हुआ भाई तू। चलें जी आगे बढ़े हम दोस्त, आगे बढ़े हम। क्या मेरे बच्चों हम आगे बढ़े?
चलो जी, अब बताओ एक ऐड कंप्लीट करने पे रेवेन्यू कितना बुक हो जाना चाहिए? अगर वो ऐड अच्छा लगा रेटिंग एजेंसी को तो 2 रुपए ऊपर, ठीक है, 2 रुपए ऊर का गया ना, अगर अच्छा लगा तो 2 रुपए ऊपर, 2 मिलियन ऊपर, डन। फिर जी अब उर्दू में देखना क्या लिख रहा है, वो कह रहा है 31 दिसंबर तक प्रोडक्शन ऑफ 3 एडवर्टाइजमेंट्स हैज बीन कंप्लीटेड, कंप्लीट। 2 ऑफ देम रिसीव्ड 5 स्टार रेटिंग, माशाल्लाह जी, 2 को 5 स्टार रेटिंग मिल गई, को 3 स्टार रेटिंग मिली। Whereas 1 has received 3 star rating, HL expects that at least one of the remaining advertisement would get 5 star rating. वो बाद में देखेंगे, उसका रेवेन्यू बुक ही नहीं करना, 3 का रेवेन्यू बुक करना है। अच्छा 3 पे खर्चा कितना हुआ है, ये रहा, ये खर्चा हुआ है 3 पे, तो बताओ मैं 3 का रेवेन्यू कितना बुक करूं? मैं ले रहा हूं किसका रेवेन्यू? प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन ऑफ एड्स रेवेन्यू सर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 रुपए का, 2 एड्स के साथ 2 रुपए एडिशनल, कितना? 82। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4.7, 5.6, 4.8, कितना? ये तीनों ऐड कर दिए मैंने, बोलो 15.1। क्या आ गया जी प्रॉफिट, बोलो जी 6.93। चलो जी आ गया प्रॉफिट। अब मुझे बताओ इस पर WIP आ रहा होगा कुछ? हाँ हाँ, जो चौथा ऐड है वो हमने थोड़ा सा बना लिया, 3 पॉइंट, खलास। चलो जी इसके बाद हम जाते हैं किस पे, ब्रॉडकास्टिंग पे। बेटा मैंने ये तीनों को ऐड किया तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया, डन है जी, 3 ऐड बन गए। अच्छा आप सुने प्यारे बच्चों, बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे ब्रॉडकास्टिंग के बारे में कह रहे हैं, पहले 2 मुकम्मल ब्रॉडकास्ट हो गए, तीसरा हमने 70% ब्रॉडकास्ट कर दिया, ठीक है जी, 2 मुकम्मल हो गए और तीसरे वाला 70% है। तो बताओ ब्रॉडकास्टिंग के रेवेन्यू को कैसे बुक करूं? सर 9.99 मल्टीप्लाई बाय 2.7, डायरेक्ट कर देते ना 2.7, कितना? 2.7 ऐसे आया चरसी के 2 मुकम्मल हो गए और तीसरा 70% चल चुका है। तो आजकल अगर 2 रुपए में 70% यानी 0.7 ऐड करो तो 2.7 हो जाता, कितना? अच्छा अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2 मुकम्मल ऐड, 2 मुकम्मल ऐड, इसका 70%, 8.5, 9.2, 8.5, 9.2 प्लस 9.7 का 70%, कितना? कितना? 23.93। पक्का? बताएं सर अमा जो प्रॉफिट, थ्री पॉइंट, ये गलत है, ये 24 पॉइंट, पक्का? 2.483, पक्का जी? अच्छा जी मेरे बच्चों अब बताओ WIP इधर भी आएगा। अच्छा WIP में ये 8.9 का 30% और 9 रुपए पूरा पूरा, ठीक है जी, क्योंकि चौथा वाला ऐड तो हमने
नहीं, हमने बुक कर लिया, खर्चा दे दिया है, ठीक है जी, यहाँ लिखा हुआ है। थर्ड एडवर्टाइजमेंट एंड इंटायर फोर्थ एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने पैसे दे दिए, लेकिन अभी तक हमने चूंकि ब्रॉडकास्ट किया नहीं तो हम रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते इसका। तो बताओ ये दोनों ऐड करूं अगर मैं, कितना जी? सर मेरे पास जो थर्ड है उसका 8.9 का 30%, अरे यार सही कर लो ना इसको। अब कितना आ रही है? ये कितना चेंज हो जाएगा? ये कितना आ रहा है? जब सही था तो चेंज क्यों करवाया? 3.043। देखो दोबारा बता देता हूं, मुझे बताओ हमने रेवेन्यू बुक किया 2.7 कॉन्ट्रैक्ट्स का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे बुक करेंगे? आओ बेटा, मुश्किल चीज है ये ले लो 100%, ये ले लो 100%, इसका ले लो 70%, कितना होता है देखो जरा, कितना होता है मेरे बच्चों? बोलो कितना? 23.93। अब बताओ इसमें से कितना बच गया जो पीएल में चार्ज नहीं हुआ? 8.9 का 30% बच गया जो पीएल में चार्ज नहीं हुआ। ये खर्चा कर चुके हो लेकिन इसके अगेंस्ट अभी तक रेवेन्यू बुक नहीं किया। दूसरा पूरे 9 मिलियन। अब बताओ ये दोनों कितने होते हैं? ये डब्ल्यूआईपी में रिपोर्ट हो जाएंगे 11 पॉइंट, ऐसा बोर्ड में देखना, बोर्ड में देखना, बोर्ड में देखना, सारी चीजें 2 मिनट के लिए आप छोड़ दो। बताओ मेरे पास टोटल रेवेन्यू कितना होना चाहिए दोनों मिला जुला के? कितना जी? 49। सर मेरे पास कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोनों मिला जुला के 39.03। सर हमारे पास डब्ल्यूआईपी कितना आना चाहिए? 14.77। ये होना चाहिए हमारे पास हिसाब किताब पक्का। ये पहले कॉपी करो, फिर सवाल की रिक्वायरमेंट देखते हैं कि उससे मांगा क्या। ठीक है जी, कितने लोगों ने ये बिल्कुल सही कर लिया? मैंने करने ही नहीं दिया आपको।
बड़े बेटा आ गया हम। तो ये बंद था तो मैं बता रहा था कि जी मैं रोज अब एक सवाल छोटा सा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट चेकर के नाम से डाला करूंगा ग्रुप पे, हमारे जो BFD और FFR का ग्रुप है इसमें मैं डाला करूंगा। आपने उसको जो है वो फौरन आंसर करना है, ठीक है। वो 3-4 मिनट का टोटल सवाल होगा, लेकिन चीजें आपको आगे जाने के बाद भी पीछे की चीजें इंशाल्लाह याद रहेंगी, ठीक है। चले जी बढ़े हम आगे एक स्टेप। अब देखो 49 का रेवेन्यू बुक करना है। सर हमने खर्चा कितने का किया टोटल, कैश कितने का पे किया है? ये दोनों हमने कैश में पे किए, कितने? ऐड करो इन दोनों को, ऐड करना है चर्सियों, कितना? अच्छा ये 53.8 आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि आप क्या करते हैं इन सबको ऐड कर देते, ठीक है जी। तब आपको पता चल जाता है आपने जेब से कितना खर्च किया, ठीक है जी। अब देखो इस बंदे ने क्या कहा, उसने कहा ऑल द अबव कॉस्ट हैव बीन पेड एंड चार्ज टू PNL। इसका मतलब है इस नशई ने सारा का सारा PNL में चार्ज कर दिया, WIP भी उठा के PNL में घुसेड़ दिया। अब बताओ हमने इसको सही करना है, अगर मैंने सही करना हो तो मुझे बताओ करेक्शन क्या करनी है हमने। आपने WIP को दोबारा जिंदा करना है PNL से निकाल के, यानी इस स्टेप से आपका एक तरफ एसेट बढ़ेगा दूसरी तरफ इनकम बढ़ेगी, ऐसा एक तरफ एसेट बढ़ेगा दूसरी तरफ इनकम बढ़ेगी। डन, अच्छा काम किया, वेल डन। फिर इसने कहा हमें 40 रुपए रिसीव हुए। मैंने कहा रिसीव तो 49 होने चाहिए थे, रेवेन्यू तो 49 का है, तुम्हें 40 रिसीव हुआ, उसका क्या किया तुमने? उसने कहा वो हमने डाल दिए एडवांस फ्रॉम कस्टमर में। हमने कहा वेरी गुड, तुमने मतलब सारे खर्चे PNL में डाल दिए, इसको PNL में डाल देते। उसने कहा नहीं, इसको हमने क्या किया, एडवांस फ्रॉम कस्टमर में डाल दिया। 2 मिनट रुक जाओ बेटा, सामान से आगे नहीं भागो। अब बताओ दूसरा करेक्शन क्या है। इस बंदे ने एडवांस बुक किया जो कि बुक नहीं होना चाहिए, तो मैं एडवांस फ्रॉम कस्टमर डेबिट कर रहा हूं, कितने से? 40 से। रेवेन्यू क्रेडिट कर रहा हूं कितने से? 49 से। बाकी रिसीवेबल डेबिट कर रहा हूं कितने से? 9 रुपए से। डन। मेरा एक सवाल है, बताओ इस सवाल में आपको टोटल एसेट्स दिए हुए थे, आपको लायबिलिटीज दी हुई थी, आपको प्रॉफिट दिया हुआ था, कितना कितना बैलेंस आपको दिया हुआ था, कितना कितना आपको दिया हुआ था जी? 2500, 1610 और 659। 2500, 1610 और मुझे बताइए जो आपने पहली एंट्री पास की है इसका इंपैक्ट क्या आया होगा? सर जी फर्स्ट एंट्री, इसका इंपैक्ट ये आया कि हमारे एसेट बढ़ गए 14 पॉइंट और दूसरी तरफ हमारी इनकम बढ़ गई, ऐसा। दूसरी एंट्री क्या है सर? सर हमारी लायबिलिटी कम हो गई, कितने से? 40 से। दूसरी तरफ हमारा रेवेन्यू बढ़ गया 49 से, कॉस्ट ऑलरेडी चार्ज हो चुकी है इसकी, फिर 9 रुपए से हमारा एसेट बढ़ गया। तो बताओ इस पूरी पोजीशन के बाद हमारे एसेट, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और लायबिलिटी की क्या पोजीशन थी? 2523.77। ये $722.77। पेपर में सवाल आता है इसी तरह का, ऊपर एसेट लायबिलिटी और वो दे देता है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, नीचे दे देते 4 एडजस्टमेंट्स। ये एक एडजस्टमेंट थी इस सवाल की, ठीक है जी, बाकी 3 एडजस्टमेंट्स अलग थी, 3 या 2 एडजस्टमेंट्स अलग थी। ये 8 नंबर की थी, ये जो आपने इतना लंबा काम किया, ये कितने के लिए था? 8 नंबर के लिए था। इसके अलावा जो है वो एक एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट थी, उसमें गलतियां हुई थी, ठीक है जी, उसकी इंपेयरमेंट थी, ठीक है जी। तो जैसे जैसे हम सवाल करते जाएंगे, पेपर में एक सवाल वैसा पूछता है जो 30 नंबर का होता है, ठीक है जी, जिसमें देता है 4 से 5 केसेस, 5-5, 6-6 नंबर के केसेस होते हैं, और वो कहता है जी इनका इम्पैक्ट बताओ किसके ऊपर? एसेट्स, लायबिलिटीज और इनकम के ऊपर, ठीक है जी। कर लोगे मैनेज? कल इसको कॉपी कर लें सर, शाबाश। हमेशा इसी तरह आता है, एक सवाल पेपर में यही होता है। अनएक्सपेक्टेड क्या, उससे पिछले अटेम्प्ट में भी आया हुआ, उससे पिछले अटेम्प्ट में भी आया हुआ, उससे पिछले अटेम्प्ट में भी आया हुआ, उसके अंदर जो अंदर मौजूद है ना चीजें, वो अनएक्सपेक्टेड हो सकती है,
ठीक है जी, अच्छे सवाल बनाता है जो भी FFR का एग्जाम। है वो 6 महीने सोचता है, BFD का बंदा 6 महीने सवाल ढूंढ रहा होता है। BFD के पेपर की एग्जांपल ऐसी होती है कि आप एक बिजली का बोर्ड खोलते हो ना, अंदर काली पीली सब रंग की तारें होती हैं, जोड़ जोड़ के उसने करंट इधर उधर पास किया होता है और बोर्ड चल रहा होता है। ठीक है जी, FFR का पेपर उठा, ऑर्गेनाइज होता हो। ठीक है जी, इस बार IFRS 15 का क्वेश्चन आया है बेटा, आया पास पेपर में, इस दफा के पेपर में आया। चलो जी, जी बढ़ेंगे सर मेरे बच्चों। जब मैंने आपको पास पेपर के मतलब 2018 तक के सारे सवाल करा दिए, एक सवाल बाकी है, वो भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का ही है, लेकिन उसके अंदर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। ठीक है जी, तो फौरन पढ़ने के बाद हम उसको देखेंगे। ठीक है जी, एक अभी मॉडिफिकेशन का पार्ट और बाकी है। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। जी क्या जी? जी जनाब, हाउ टू आइडेंटिफाई इन द क्वेश्चन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज लॉन्ग टर्म इन नेचर। सीधी सी बात है, मल्टीपल ईयर्स पे जा रहा होगा वो, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है जी। अच्छा एक बात बताओ, क्लासिफिकेशन है स्टैंडर्ड में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म? नहीं, अब स्टैंडर्ड में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की क्लासिफिकेशन नहीं है। वो कहता है रेवेन्यू एट अपॉइंटेड टाइम बुक करो या ओवर द पीरियड बुक करो, अगर कंडीशंस पूरी हो। ठीक है ना, बढ़े हम आगे। क्या मेरे बच्चों हम आगे बढ़ जाएं? क्या मेरे प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ जाएं? जी सर, एक छोटा सा क्वेश्चन तुम लोगों को दे रहा हूं, मुझे आप लोगों ने उस सवाल का जवाब देना। सुनो मेरे बच्चों, क्वेश्चन ये है कि एक कंपनी का जो ईयर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 1 जनवरी 2010 पे, ईयर खत्म होता है 31 दिसंबर 2010 पे। ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, परफॉर्म कर रही है, हर महीने बिल बेचती है, 95% पैसे मिल जाते हैं, 5% नहीं मिलते, रिटेंशन मनी, एडवांस एडवांस कुछ नहीं है। पहले महीने बिल भेजा, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, नवंबर तक हमारी जो कैश कलेक्शन है, नवंबर तक जो हमारी कैश कलेक्शन है वो है जनाब 190 रुपीज की। नवंबर तक जो हमारी कैश कलेक्शन है वो है 190 रुपीज। इस टेन्योर की हमने बिलिंग नहीं की अभी तक, इस टेन्योर की हमने बिलिंग नहीं की है, लेकिन इसमें हमने देखा कि हमारा रेवेन्यू आ रहा है 18 रुपए का। कितने का? 18 रुपए का रेवेन्यू आ रहा है, ये हमने अभी तक बिल नहीं किया। ठीक है जी, 31 दिसंबर ईयर एंड है। ठीक है जी, हमने सर जो कलेक्शन की है 190 मिलियन की है, और सर हमारे पास 5% रिटेंशन मनी रुक के आता है। ऐसा गौर से देखिएगा दोस्त, हमारी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो है 160 रुपए की। मुझे पीएनएल और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना के दो, शाबाश। 18 अनबिल्ड है,
अनबिल्ड अनबिल्ड अनपेड नहीं। जी मेरा बच्चा, कौन सा? नहीं खत्म नहीं हुआ ना अभी तक। जी मेरा बच्चा, है दिसंबर तक? हाँ दिसंबर तक का बनाना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूरे 12 महीने की है। हाँ जी, प्रॉफिट कितना आ रहा है? वेरी गुड यार, एक्सेलेंट, वेरी गुड। बिल्कुल सही कह रहे हो मोहम्मद अली आरिफ, बिल्कुल सही कह रहे हो। 58 सही है बिल्कुल बेटा। जी मेरे बच्चों, मैं कराऊं उसको? भाई आप लोगों ने किया ये कि आप लोगों ने किया ये कि आपने कहा भाई ये तो मेरे पास जो कैश कलेक्शन है ना ये तो 95% है, इसको मैंने ग्रॉस अप किया होगा 95% से, तो मेरे पास रेवेन्यू आ गया होगा कितना? 200 रुपए का। आपने कहा इसके अलावा 18 रुपए का रेवेन्यू और है, कितना हो गया ये? 218। आपने कहा जी मेरा रेवेन्यू हो गया 218 और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो, इसका मतलब है हमारे पास 58 रुपीज जो प्रॉफिट अचीव हो, ऐसा? और एक सवाल कराते हैं आपको। जी क्या जी? अच्छा एसओएफपी के अंदर क्या आएगा जी? अनबिल्ड रेवेन्यू कितने का? 18 और रिटेंशन मनी आएगा हमारे पास कितना? 200 और 190 का डिफरेंस 10। ठीक है जी, ये दो चीजें आएंगी। क्या आज तक तुमने किसी बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में डाला है? हैं? पास कैसे हो गए तुम? जी बढ़े हम आगे। सर अगेन ये एक एसीसी का पास पेपर्स का क्वेश्चन है, यह है पंचायत लिमिटेड। ये कर लिया कॉपी? कर लिया कॉपी? जी ये आ गया जी पंचायत लिमिटेड। ये मैं रीड कर देता हूं, आप लोग इसको खुद अटेम्प्ट करेंगे, मैं रीड कर रहा हूं, ठीक है जी। ये कह रहे जनाब पंचायत लिमिटेड pension is a company whose activity is construction contracts. Details of the progress at 1st October 2002 of a contract to build new road bridge at a fixed price of 200 are as under. ये जो कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स हैं किस डेट तक आपको दी गई है? इससे कहा जी हमने इतने रुपए का रेवेन्यू बुक कर लिया है, इतने रुपए की कॉस्ट हमने बुक कर ली है और इतना रुपए का प्रॉफिट भी हमने बुक कर लिया है, ऐसा? सारा का रेवेन्यू बिल नहीं हुआ, रिटेंशन मनी कैसे आया? सारा का रेवेन्यू बुक नहीं हुआ तो रिटेंशन मनी नहीं आएगा ना। रिटेंशन मनी तो हमने सिर्फ 200 मिलियन का देखा ना, रिटेंशन में से 200 में से 190 कलेक्ट हो गया, तो बाकी
₹10 रिटेंशन में चला गया, 18 का तो हमने बिलिंग ही नहीं किया ना, तो उसका रिटेंशन मनी नहीं आएगा ना, बिल करने के बाद आएगा रिटेंशन में। सेट है? अच्छा जी, इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी चल रहा है, कुछ रेवेन्यू बुक हो गया, कुछ कॉस्ट बुक हो गई, कुछ प्रॉफिट बुक हो चुका। किस डेट तक? 1 अक्टूबर 2002 तक। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है? वो कह रहे जनाब एक्सट्रैक्ट्स बनाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पंचायत के लिए 30 सितंबर 2003। तो मुझे बताओ ये जो बैलेंस आ रहा है ये साल के किस पॉइंट पे? साल के स्टार्ट पे ही। हमारे साल के स्टार्ट पे, हमारा साल शुरू कब से होता है? 1 अक्टूबर से। खत्म कब होता है? 30 सितंबर पे। डन। तो कह रहे भाई इतना कॉन्ट्रैक्ट लास्ट ईयर कंप्लीट हो चुका था और इस साल के स्टार्ट तक हम इतना काम कर चुके हैं। इन जनवरी 2003 पंचायत लिमिटेड नेगोशिएटेड अ वेरिएशन। अब इसका मतलब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया। अब ये याद रखना, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में अगर बिल्डिंग बन रही है, चीजें बन रही है, इसकी मॉडिफिकेशन हमेशा नॉन डिस्टिंक्ट होती है। ठीक है जी, इसकी मॉडिफिकेशन हमेशा क्या होती है? नॉन डिस्टिंक्ट होती है। डन। वो कह रहे जनाब हमने एक वेरिएशन नेगोशिएट की, इसमें हमने क्या किया सर, एक फुट ब्रिज अलोंग साइड विद द रोड ब्रिज। ठीक है जी, हम रोड ब्रिज बना रहे थे, उस पर खाली गाड़ियां चलती, किसी ने कहा यार गाड़ी बंद भी हो सकती है, तो आप छोटा सा एक फुटपाथ भी बना दें, साथ में बंदा भी चल सके। हमने कहा अच्छा जी। सर खाली फुटपाथ बन सकता है ऐसे हवा में? नहीं ना, ब्रिज बनेगा तो साथ में फुटपाथ बनेगा ना, तो ये दोनों क्या है? नॉन डिस्टिंक्ट है। अच्छा जी, इसके लिए हमें क्या किया, रेवेन्यू में 40 रुपए ऐड हो गया। फिक्स प्राइस पहले कितनी थी? अब 240 हो गया रेवेन्यू। ऐसा? सर 240 ये क्या वेरिएबल कंसिडरेशन है? नहीं सर, वेरिएबल कंसिडरेशन नहीं है ये। ठीक है जी, ऐसा? हाँ वसीम ले आया वो, असलम लाया। बस चलो सही है, सही डन। पिन क्या मतलब? बिल, हाँ बिल बिल, सही है सही है, ओके चलो ओके ओके ओके। अच्छा जी सर, प्लीज बोर्ड पे देखिएगा सर। और वो कह रहे जनाब इसके लिए एडिशनल कॉस्ट लगेगी 32 मिलियन। ये किसकी एडिशनल कॉस्ट है? उस फुटपाथ की। ठीक है जी। द अकाउंटिंग रिकॉर्ड एट 30 सितंबर 2003 shows that total progress bills received by 20th July is 161.5। इसका मतलब हमने 20 तारीख तक इतना पैसा रिसीव कर लिया था, 20 जुलाई तक। हमारा 20 जुलाई से आगे भी तो साल है ना, हमारा तो 30 सितंबर पे खत्म होगा। तो फिर क्या हुआ? वो कहता है टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड 140 मिलियन है। ये क्या है? खर्चा जो हो चुका है, कॉस्ट टू डेट। The receipts of progress billings is subject to 5% retention money। ठीक है जी। Since the date of billing, it is reliably estimated that a further 10 million at sales value of work has been completed। उसने कहा भैया जो कैश कलेक्ट हो चुका है ना, इसके अलावा 10 मिलियन का और काम हो चुका है, इसकी हमने अभी तक बिलिंग नहीं की है। ठीक है जी, कंप्लीट हो चुका है सर। At 30th September, further 40 million of additional cost will need to be incurred। ये क्या है? Further estimated cost। ठीक है जी। वो कह रहे जनाब these figures includes cost related to contract variation। अब मुझे बताएं जनाब, हम स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैसे डिटरमिन करते हैं? सर हम स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिटरमिन करते हैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज द प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू अर्न्ड डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। बना के दो सर, शाबाश डाटा। शाबाश जी, इस साल का पीएनएल बना के दो। शाबाश शाबाश शाबाश, फारिग नहीं बैठना है। कैफ करने के बाद तुम लोग ने कोई, शाबाश। कॉन्ट्रैक्ट 70% है, 75। चलो जी, वेरी गुड। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। सर
आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे, साथ साथ चेक भी कर लीजिएगा मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट का ओवरऑल प्रॉफिट सबसे पहले, रेवेन्यू कितना 240 ऐसे ही है। अब तक कॉस्ट टू डेट इस बंदे ने बताया कि अब तक हम 140 मिलियन रुपए का खर्चा टोटल कर चुके हैं, और उसने कहा एक जो है ना मोहतात अंदाजे के हिसाब से 40 रुपए का खर्चा और हमने करना है। तो बताओ इस कॉन्ट्रैक्ट पे कितने रुपए का ओवरऑल प्रॉफिट आएगा, कितने का जी 60। सर ये मेरे पास पहला, दूसरा स्टेज ऑफ कंप्लीशन। हाँ जी, कितने रुपए का रेवेन्यू, गौर से सुनना, कितने रुपए का रेवेन्यू अब तक हम उसूलन बुक कर लें। उसने कहा भैया हमने जो है ना अब तक 161 पॉइंट कितने 5 इसकी हमने की है कैश रिसीव्स, ये आ रही है 5% रिटेंशन मनी के बाद। तो इसका मतलब हमारा ग्रॉस रेवेन्यू कितना था 170। और उसने कहा इसके अलावा हमने 10 रुपए का मजीद काम कर लिया, यानी 180 रुपए का हम काम कर चुके। तो इसका मतलब है मेरे बच्चों हमारे पास जो रेवेन्यू आ रहा होगा वो आ रहा होगा कितने का 180 का। टोटल रेवेन्यू कितना है इसका मतलब है प्यारे भाई, दोबारा रिपीट करते हैं सर। देखिए 161.5 का कैश कलेक्ट हुआ है, ये रहा लिखा हुआ है 161.5 का कैश कलेक्ट हुआ, किधर लिखा हुआ है ये रहा 161.5 का कैश कलेक्ट हुआ, डन। वो कह रही है 5% रिटेंशन मनी के बाद है, ठीक है जी। और वो कह रहा है इसके बाद 10 मिलियन का काम और हो गया है जो अभी तक हमने इसका रेवेन्यू बुक नहीं किया है, यानी टोटल हमने 161.5 डिवाइड बाय 95 170 मिलियन की बिलिंग कर दी है। 10 मिलियन की हमने अभी तक बिलिंग नहीं की लेकिन काम कंप्लीट हो चुका है। टोटल रेवेन्यू अब तक कितना हो चुका है 180। यह आपसे कह रहा है कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन बुक होगी एज द प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू अर्नड टू डेट कंपेयर टू द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। वो कह रहा है अब तक जितने का रेवेन्यू हो चुका है दैट इज 180, उसको कंपेयर करें किससे टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से। तो बताओ हम कितने % काम कंप्लीट कर चुके हैं 75%, डन। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों तीसरा कौन सा पीएनएल एज एट पीएनएल रेवेन्यू कितने का जी सर हमारे पास ये 75% लगाओ जरा 240 पे, आपको वापस 180 रुपए मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यही 75 रुपए आप टोटल कॉस्ट पे चार्ज करो 100, और इन दोनों का डिफरेंस जो प्रॉफिट है वो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यू कैन आल्सो कैलकुलेट इट थ्रू 75% ऑफ 60 इट्स 45 मिलियन। ये एज एट पीएनएल बन गया। सर चौथा क्या चीज सर फॉर द ईयर पीएनएल। बता लास्ट ईयर तक कितना रेवेन्यू बुक हो चुका था, लास्ट ईयर तक रेवेन्यू बुक हो चुका था 110, 85 की कॉस्ट 110, 85 की कॉस्ट, 25 का प्रॉफिट लास्ट ईयर करंट ईयर, डन। सर पूरा लिखें अभी भी आपने ईयर पूरा नहीं लिखा सर जी। फॉर द ईयर रेवेन्यू
180 110 का डिफरेंस कितना जी? 70। सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर द ईयर 50 जी। डन। अब बताओ इसके बाद चौथी चीज, पांचवी चीज सर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सबसे पहले एक बात बताओ, WIP भाई कितने रुपए का खर्चा तुम कर चुके हो अब तक? 140। कितने रुपए का खर्चा PNL में चार्ज हो चुका है? 135। 140 का मैंने खर्चा किया, 135 रुपए में PNL में डाल चुका हूं, तो WIP कितने से आएगा? ऐसा। फिर जी रिटेंशन मनी बिलिंग कर चुका हूं मैं 170 रुपए की, ठीक है जी, और उसमें से कलेक्शन हो गई है कितनी? 161.5। इसका मैं डायरेक्ट 5% ऊपर चला जा भाई, कितना जी? पक्का? इसके अलावा अनबिल्ड प्लीज बोर्ड पे 10 रुपए। डन है जी। सर इसको कॉपी करते हैं और हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। बस हमारे 2 सवाल और रह गए, वो भी कर लेते हैं, 9:45 तक ले जाते हैं। अच्छा जी ऑफ कर रहा हूँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कॉपी कर लो बस। जी कहां से आपने कॉपी करना है? यहां से, ये कर चुके हो? यार दोस्त बातें नहीं यार दोस्त, यहाँ इसमें आवाज आती है, रिकॉर्ड होती है। दोस्त हो गया? चलें जी ऑफ कर लेते हैं, थोड़ा तो जल्दी ऑफ कर रहा हूं मैं, 12-13 मिनट पहले। BMS में सिग्निफिकेंट चेंजेस आई हैं बिल्कुल। चलो जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह आपको खुश रखे, अपने खर्चे पे, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज।